ओके, कोई मुझे पेज नंबर बताएगा एक्सरसाइज का? 360। नहीं सर, ये तो फॉल्ट में जब होमवर्क देते वो वाले क्वेश्चन। हाँ हाँ, सभी आऊंगा वन बाय वन। आ गए सर। ये ऊपर से है ना इलस्ट्रेशन। गए। पहला है बैलेंस शीट रेशो, ठीक है, ध्यान देंगे सब लोग। चलो ठीक है। ए कंपनी हैड द फॉलोइंग करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। डेटर करंट असेट है कि करंट लायबिलिटी? करंट असेट बोलो। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी, स्टॉक करंट लायबिलिटी, लूज टूल्स पक्का करंट असेट से दिया था क्या? करंट असेट कल लिखे थे उसमें लूज टूल्स, बराबर है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली कंज्यूम होते, ये फिक्स रहते नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लायबिलिटी। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशो। सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी चाहिए करंट रेशो की? सबसे पहले लिखना चाहिए फार्मूला, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। फार्मूला लिख लिया, बाद में क्या कंस्टिट्यूट करने चाहिए? सारे के सारे करंट असेट्स और बाद में सारी के सारी करंट लायबिलिटी। तो फिर करंट असेट्स आए 1 लाख के, करंट लायबिलिटी आई 60,000 की। करंट असेट करंट रेशो का फार्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जो आएगा 5:3। एक्टिविटी दी है, कुछ पढ़ा क्या? एज कंपनी एज फॉलोइंग करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, स्टॉक है, लूज टूल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैलकुलेट करंट रेशो। किया क्या कैलकुलेट? क्यों सर आपने 14 तक की बोले। अरे बाबा, उसके बीच में जो भी आता आज कर देंगे। चलो ठीक है, जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। करंट लायबिलिटी ऑफ कंपनी 1,50,000 है, करंट रेशो कितना है? 3:1। क्या फाइंड करना है? करंट असेट। कहां से शुरुआत करनी चाहिए? फॉर्मूला से। 3:1 मतलब 3/1 करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। 1,50,000 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा करंट असेट कितना? 4,50,000। तो फिर ये एक्टिविटी भी आपने नहीं की होगी। हाँ मतलब क्या, जो देखा वो कर लिया, इतना ही नहीं समझ लिया? अरे पढ़ने से तो सब समझ जाता है, इसका मतलब करना है कि नहीं करना है। करंट असेट ऑफ अ कंपनी 6 लाख है, करंट रेशो 2:1, फाइंड द करंट लायबिलिटी। सर रेशो पहले आएगा ना 2:2, 2/1 इज इक्वल्स टू फार्मूला। ऐसा आएगा इसका आंसर, 2/1 इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, एंड देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। इतना सा तो करना था, कया क्यों नहीं? पता नहीं था। नहीं, मैं कॉपी में आज मार्क करने वाला हूँ। थर्ड नहीं 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 नहीं, होमवर्क। अरे बाबा, हाँ तो आज एक रेड रंग का कलर कमेंट लेके जाओ, होमवर्क नॉट डन। चलो अगला थर्ड क्वेश्चन। टोटल असेट्स है 2,20,000। ठीक है ठीक है, गड़बड़ मत करो, नहीं देता दिमाग बस। अरे नहीं देता। टोटल असेट है 2,20,000, उसमें से फिक्स असेट है 1 लाख, तो बचा हुआ क्या मिलेगा? करंट असेट्स। करंट असेट्स कितने हो जाएंगे फिर? 1,10,000, 20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख। कैपिटल मतलब धंधे में पैसा कितना लगा है? 2 लाख। देयर वेयर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बराबर है, कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आता है। कैलकुलेट क्या करो? करंट रेशो। अब भैया इसके लिए आपको पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कैसे बनाया? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो करंट असेट निकाल लिया। टोटल असेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किया तो क्या मिला? करंट लायबिलिटी। मैं बोलता हूं इसको ऐसा नहीं करने का, इसको क्या बनाने का हमने? बैलेंस शीट बनाने की। देखो सुनो, इसकी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। आपको यहाँ पे लिखने पड़ेगी क्या? एसेट्स, और यहाँ पे लिखनी पड़ेगी क्या? लायबिलिटी। उनका बोलना है कि टोटल असेट्स कितने के हैं? 2,20,000 के, जिसमें से फिक्स असेट कितने हैं? 1 लाख के। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आया? करंट असेट्स 1,20,000। ये टैली हो गई। तो फिर यहाँ पे कैपिटल दिया है, इसमें लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं है। कैपिटल कितना है? 2 लाख। अगर बैलेंस शीट की टोटल टैली करनी है, इधर भी 2 लाख कितना चाहिए? 20,000। तो फिर करंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 20,000 होनी चाहिए। ये वर्किंग है कि आपके पास, की जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा ही किया आपने? ऐसी वर्किंग बनाई क्या? बनाओ। आपने जहां पे आंसर सॉल्व किया वहां पे ऐसी वर्किंग बनाओ।
इसको आप बोलोगे बैलेंसिंग फिगर करंट असेट्स, इसको बोलोगे बैलेंसिंग फिगर करंट लायबिलिटी। जल्दी से क्विक। अब आपको जब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी मिल गई तो फिर आप करंट रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। यही करना चाहिए। हमारे जो ट्रेडिशनल वेज है चीजों को आइडेंटिफाई करने के और फाइंड करने के, उसमें बदलाव नहीं करोगे तो हमेशा ही आपको सही आंसर मिलेगा। फॉर्मूला मे और मे नॉट हेल्प यू, बट द बैलेंस शीट दैट यू कैन प्रिपेयर विल ऑलवेज हेल्प यू। बन गया क्या सबका? बस मैं इतना चाहता था कि इस तरह से आप करंट असेट और करंट लायबिलिटी को फाइंड करें इंस्टेड ऑफ क्या, फॉर्मूला। हाँ, बाद में अगर आपको लिखना है तो आप फॉर्मूले में लिख सकते हो। क्या मिलेगा करंट असेट का फॉर्मूला? टोटल असेट माइनस फिक्स असेट। और करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, कुछ भी करो तो टोटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। दिस इज हाउ वी कंप्लीट एवरीथिंग दैट वी वांट। तो ये आ गया आपका करंट रेशो कितना, 6:1। कोई डाउट अब इसमें? आगे बढ़ सकते हैं। आपको कैलकुलेट करना है क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। उसमें से करंट असेट्स कितने हैं? 60,000। तो करंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 10,000। उसमें भी स्टॉक कितना है? 10,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? 4,000। तो सबसे पहले आपको क्विक असेट का फॉर्मूला दिया है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। करंट असेट्स तो आपको दिया है, इसमें से स्टॉक माइनस करो, प्रीपेड माइनस करो, तो आपको क्विक असेट मिल गए। बराबर है? अरे हाँ कि ना? यहां पे एक फॉर्मूला लिखोगे आप, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी एंड देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट असेट माइनस वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला ध्यान में रखने का। वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। याद रखने वाली ये बात है, ये फॉर्मूला याद रखने वाला नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखने वाला नहीं है। फिर यहां नोट भी लिखनी चाहिए। एज देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवर करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्विक लायबिलिटीज। जो करंट लायबिलिटी है वही हमारी क्या है? क्विक लायबिलिटी। अदरवाइज हम इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कर देते? माइनस कर देते। अगर करंट लायबिलिटी मिलती और बैंक ओवरड्राफ्ट अलग से दिया रहता तो करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करके क्विक लायबिलिटी पे आते। मेन ये फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ सकते हैं यहां से? अरे हाँ कि ना? अगला है फिफ्थ क्वेश्चन। करंट लायबिलिटी आपको दी है 1,50,000, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000, वर्किंग कैपिटल है 4 लाख, इन्वेंट्री है 1 लाख। कैलकुलेट करना है क्या? क्विक रेशो। शुरुआत कहां से करोगे? फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है यहाँ पे? करंट लायबिलिटी नहीं है। तो लिखो फॉर्मूला सबसे पहले, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको दिया है कितना? 4 लाख। करंट असेट्स पता है क्या आपको? नहीं। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी पता है क्या कितनी? 1,50,000। एंड देयर फोर करंट असेट्स इज इक्वल टू 4 लाख प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 5,50,000। ये बात पक्की हो गई। हमें यहां से क्या मिल गए? करंट असेट्स। अब हमें पता करने क्विक असेट्स।
क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री। तो करंट असेट्स कितने हैं हमारे 5,50,000 माइनस हमारी इन्वेंट्री कितनी है दी हुई है 1,00,000। तो हमें क्विक असेट्स मिल गए कितने 4,50,000। भैया हमें करंट लायबिलिटी भी पता है तो हमें क्विक लायबिलिटी पता करनी है। क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। करंट लायबिलिटी आपको पता है कितनी है 1,50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 50,000। तो क्विक लायबिलिटी मिल गई कितनी 1,00,000। अब आपके पास दोनों चीजें है क्विक असेट्स है और क्विक लायबिलिटीज है और आप कौन सा फार्मूला लगाओगे क्विक असेट क्विक रेशो का क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी और वो आएगा 4.5:1। दिस शुड बी योर वर्किंग मेथोडोलॉजी। क्या ये फार्मूला आप बार बार यूज कर रहे हो क्या वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ नहीं कर रहे हो तो करोगे नहीं कर रहे हो तो करोगे। ये कोई फार्मूला नहीं है करंट असेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। मेन फार्मूला ये है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इज दैट ओके। आगे आते हैं इनकम स्टेटमेंट रेशो में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना था। सेल से 5,40,000 परचेस से 3,00,000 सेल रिटर्न है 4,40,000। सेल रिटर्न में से क्या माइनस कर दो सेल्स माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक है क्या है ओपनिंग स्टॉक है। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले फॉर्मूला से कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के नहीं नहीं आपने फार्मूला यूज किया होगा क्योंकि किताब में क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला और आपने क्या नहीं बनाया ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया। तो मेरे लिए बनाओगे बनाइए बनाइए प्लीज। हम हमारे कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीकों को नहीं छोड़ेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है ओपनिंग स्टॉक बोलो ना 90,000। हम लिखेंगे यहाँ पे नेट परचेसेस कितना है नेट परचेस 3,00,000। हम यहाँ पे लिखेंगे नेट सेल कितना है हमारा 5,00,000 5,00,000 है। यहाँ लिखेंगे हम क्या क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 50,000। तो हमें क्या मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां से मिला बैलेंसिंग फिगर। हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है हमें हमारा क्या बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। तो आप फॉर्मूलों पे जाओगे कि अपने जो आता है उसी से करोगे। जो हमें आता है उसी का हम सहारा लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम बार बार रटे रटाए फॉर्मूलों के बेसिस पे ही क्या करें हमारे क्वेश्चन को आंसर करें। दिख रहा है आपको ये हर आंसर में आपका अपना ट्रेडिशनल बैलेंस शीट ट्रेडिशनल ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिशनल पीएनएल होना चाहिए। फिर जीपी रेशो बड़ा आसान है। जीपी रेशो कैसे बनेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो ये आएगा 32%। आंसर आ जाता है पर हम कैसे लाते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। रटना है क्या नहीं चीजों को रटना नहीं है चीजों को समझना है। आगे बढ़े कॉम्प्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल से 5,00,000 ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है 25% ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अगर 5,00,000 रुपए का सेल है 25% कितना होता है 1,25,000 नहीं सॉरी कॉस्ट पे है बराबर है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो सुनो मेरी बात अगर कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 है तो सेल्स 125 है। सेल अगर कितना है 5,00,000 तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए एंड देयरफॉर ये लिखा क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू कितना आता है। ये चीज है कि आपकी इसमें लिखी हुई
पक्का ये करके होना चाहिए आपके बुक में। उन्होंने किया है क्या? नहीं, पर हम करेंगे क्या? हाँ। उसके बिना आंसर आता नहीं, मतलब मजा नहीं है, फिर वो रटा रटाया तरीका हो गया। कैसे निकाला? ये किए बिना कैसे निकाला? छापो छापो, अच्छी बात नहीं। अगला देखो, नेट प्रॉफिट रेशो। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको? नेट प्रॉफिट रेशो। इसमें कुछ कठिन है क्या? कुछ भी नहीं, आगे बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट कोमल का 5,60,000 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेट प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इनकम टैक्स, सेल्स, और इतना सब दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशो। चाहो तो आप अपना पीएनएल बना सकते हो, या फिर इस तरह से बना लो, ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो जो मिलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां लिखना चाहिए आपको बिफोर टैक्स, तो यहां पे भी लिखना चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और चाहो तो इसके नीचे माइनस क्या करो? टैक्स, और क्या निकाल लो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और दो नेट प्रॉफिट रेशो निकलेंगे, नेट प्रॉफिट रेशो बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट रेशो आफ्टर टैक्स। चलो इसमें एडिशन करो। ये जो फॉर्मूला आपने छापा है इसमें आप लिखोगे नेट प्रॉफिट रेशो कैसा? बिफोर टैक्स, और बाजू में आप लिखोगे नेट प्रॉफिट रेशो आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स की जानकारी दी हुई है ना। बोलो टैक्स की अमाउंट कितनी है? 60,000। तो आप इसी वर्किंग में माइनस करोगे कितना? 60,000 टैक्स, तो आपको मिलेगा 1,40,000, और आपका नेट प्रॉफिट रेशो आफ्टर टैक्स आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई कितना? 20 लाख, मल्टीप्लाइड बाई क्या? 100। कितना आता बताओ? 1,40,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। हाय, कोई नहीं बता पाएगा? अरे छोड़ो, मैं बताता हूं, सुनो लॉजिक सुनो। 2 लाख, 20 लाख का 2 लाख कितना होता है? 10%, मतलब 20,000 कितना हो गया? 1%। 40,000 कितना हो गया? 2%। 60,000 कितना हो गया? 3%। तो 1,40,000 कितना होगा? 7%। सच में डिफिकल्ट है? अच्छा दूसरा, 20 लाख पे 1,40,000, तो 10 लाख पे कितना? 70,000, और 10 लाख का 70,000 कितना होता है? 7%। सच में डिफिकल्ट है? थोड़ा तो लॉजिक अप्लाई करो। दोनों निकलते थे नेट प्रॉफिट, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दो रेशो दिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर। अगर टैक्स दिया है तो फिर दो बार निकाला जा सकता है, एक बिफोर टैक्स भी और एक आफ्टर टैक्स। कर लो अपने अपने कॉपी में, इसको करेक्शन कर लो। करके रखा है? बहुत अच्छा। अगला फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो। कौन सा रेशो? ऑपरेट। फर्क है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो में, जमीन आसमान का क्या है? फर्क है। बराबर है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है। तो एक्चुअली आप जब बिजनेस करते हो या बिजनेस को ऑपरेट करते हो तो आपके टोटल ऑपरेशन करने के खर्चे क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खर्चा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? खर्चा। उसके बाद एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ऑलरेडी ऑपरेशन का ही खर्चा है। अरे हाँ कि ना भाई, माल खरीदना, माल बेचना, बचा कुचा जो भी खर्चा आया आपको, वो सब ऑपरेशन करने का ही तो क्या है? एक्सपेंस है। अब इस ऑपरेशन करने के एक्सपेंस में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या कर दो आप? ऐड कर दो, तो आपको मिलेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग रेशो। तो यहां पे देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कुछ नहीं बल्कि क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो दोनों मिला के 7,60,000 का खर्चा किया हमने,
ऑपरेशन को चलाने के लिए, और सेल भी तो ऑपरेशन का ही हिस्सा है, सेल से पैसा आता है, दैट इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग इनकम। तो उसको नेट सेल से डिवाइड करो। नेट सेल मतलब क्या होगा, सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो कितना परसेंट आएगा, 80.85। मैजिक है, अगर 80.85% ऑपरेटिंग रेशो है तो 100 माइनस 80.85% आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या आएगा, रेशो आएगा। अरे बाबा, अगर 100 रुपए के सेल में 85 रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो 15 रुपए का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर 100 रुपए के सेल में 85 रुपीज का क्या है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो बचे हुए 15 रुपए क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी निकालना रहता तो भी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स में से क्या माइनस करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से और कौन से माइनस कर दो, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो प्रॉफिट बचेगा वो कौन सा प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अरे हाउ की नहीं। तो ये 14.15% आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो। हम्म, हाँ 19.15। चलो आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट कौन सा रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। सेल्स तो दिया है, सेल्स में से सबसे पहले क्या माइनस कर लो, सेल्स। अब ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और क्लोजिंग स्टॉक, इन सब में से आप क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बराबर है, फार्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 2 20 और 60, 280 में से 40 गए कितने, 2,40,000। बराबर है कि नहीं। नेट सेल कितने आएंगे, 4,50,000। सीओजीएस ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी कौन से एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग। मतलब 36 और 34, 70,000 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, और ये दोनों मिलके आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। 240 और 70, 3,10,000। 3,10,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 100। आसान है कठिन है, आसान। अब 12th है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नया फॉर द ईयर एंडिंग 2020 कैलकुलेट कौन सा रेशो, ऑपरेटिंग। सुनो, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस दिया है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी कौन सा प्रॉफिट है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस करो, सेलिंग डिस्पेंसेस एक्सपेंसेस माइनस करो, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट को माइनस मत करो क्योंकि ये कैसा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो 2,02,000 में से 12 और 14 कितने गए, 26,000 गए। दो में से दो गए, कितने बचे, 2 लाख। 2 लाख में से भी 20,000 गए, 180। 180 में से भी 4 गए, कितने, 176। तो मुझे मिल गए मेरे 176 डिवाइडेड बाय 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 100। ले देखिए आखिरी में उन्होंने वही किया होगा। अच्छा माइनस किया, मैंने ऐड करना चाहिए, सॉरी सर। अरे खर्चा है ना ये, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही पार्ट है ना। नहीं नहीं, मैंने प्रॉफिट निकाल डाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल डाला। ये जो है ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अपने को कौन सा रेशो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं। सीओजीएस मिल जाएगा, सेल में से क्या माइनस करो, एक ही बात है सुनो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, तो भी आपको क्या मिलेगा, सीओजीएस। या फिर सेल्स में से क्या माइनस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी क्या मिलेगा, सीओजीएस। सीओजीएस में ये दो खर्चे क्या करो, ऐड करो। वो कितना आता है, 2,44,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, ये आएगा 58.09। कंबाइंड रेशो पर आते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने पैसा कितना लगाया बिजनेस में, बदले में हमारा प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कितना है बेटा, 50,000। और यहाँ की ना, इसमें से हमारा पैसा क्या क्या लगा है, कैपिटल हमारा लगा हुआ पैसा है, रिजर्व हमारा लगा हुआ पैसा है, और लोन अगर लॉन्ग टर्म है, लोन अगर कैसा है,
लॉन्ग टर्म है, तो ये भी बिजनेस में लगा हुआ पैसा है। तो कुल मिला के हमने 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, कितने लाख रुपए बिजनेस में लगाए? 5 लाख। इतना पैसा इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कमाया? 50,000। तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट बैठता है? 10%। ये जम गया सबको? कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने खुद ही दिया है, कितना? 5 लाख। रिटर्न मतलब क्या रे? सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करो, क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 5 लाख। इसमें से भी एक्सपेंसेस माइनस करो, कितने? 3 लाख। तो आपके लिए बचा कितना? 2 लाख। बदले में पैसे लगाए कितने आपने? 5 लाख। 2 लाख बचे कितने लाख पे? 5 लाख पे। मतलब आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 40%। यहां तक कोई डाउट हो तो गए? फिर डाउट कहां था? हो गया क्लियर? अगला है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नोहा टेक्सटाइल लिमिटेड प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कमेंट अपॉन द चेंज। अब कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना लोगे क्या? होमवर्क मार्क करते हो? अरे करते हो क्या? चलो फिर इसको होमवर्क मार्क करें। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कमेंट। कमेंट क्या किया? द एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपेरेटिव बैलेंस शीट गिव्स द फॉलोइंग कंक्लूजन। टोटल फिक्स असेट हैव इंक्रीज बाय ₹6 लाख। कितना परसेंट इंक्रीज है? 50%। परचेस ऑफ फिक्स असेट वाज फाइनेंस पार्शली बाय इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख एंड पार्टली बाय इंक्रीज इन लोन। ओ माय गॉड, ये आपको कैसे समझ में आया? फिक्स असेट तो बढ़े हैं, कितने परसेंट से बढ़े हैं? 50%। फिक्स असेट के बढ़ने के बदले में आपका शेयर कैपिटल भी बढ़ना चाहिए। 6 लाख से बढ़ा तो 5 लाख से क्या बढ़ा हमारा? शेयर कैपिटल। और कोई लोन में बढ़ोतरी हुई है क्या हमारी? कहाँ है? कहाँ है बैंक लोन? 3 लाख रुपए बैंक लोन भी बढ़े। तो ये 6 लाख का जो हमारा असेट बढ़ा है, ये एक्चुअली हमने खुद का कैपिटल बढ़ा किया और कुछ बैंक लोन लेके किया है, ऐसा उसका मतलब निकलता है। शेयर कैपिटल इंक्रीज बाय 5 लाख, 100% इंक्रीज हैज स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। सुनो, ओनर किस कंपनी में पैसे लगाता है? जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो? स्ट्रांग हो। अगर ओनर खुद का पैसा लगा रहे, इसका मतलब है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है? स्ट्रांग। रिजर्व्स हैव डिक्रीज बाय 1 लाख। डिक्रीज इन रिजर्व रिफ्लेक्ट्स लॉस इन द बिजनेस ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब जरूरी नहीं है कि रिजर्व डिक्रीज होने से लॉस ही हो। अगर आपने डिविडेंड पे आउट किया है तो भी आपका रिजर्व क्या होता है? कम होता है। अरे भाई, क्या बांटते हो आप? प्रॉफिट ही बांटते हो ना। तो अकुमुलेटेड प्रॉफिट में डेबिट किया जा सकता है। जब डिविडेंड देते हो आप एज अ कंपनी, तो एंट्री क्या पास करते हो? डिविडेंड को डेबिट और कैश को क्रेडिट। अब डिविडेंड का जो डेबिट है, या तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, या तो आपके पास कमाया हुआ प्रॉफिट का कोई रिजर्व है तो उसके डेबिट में जाएगा। मतलब हमने कमा के रखे थे पहले से कितने लाख रुपए? 3 लाख। उसमें से 1 लाख बांट दिया तो बचे कितने? 2 लाख। ये भी उसका मतलब होता है। तो मैं इससे ताल्लुकात नहीं रखता कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर स्ट्रांग होती जा रही है तो रिजर्व घटने का मतलब होता है कि उनको लॉस ही हुआ हो सकता है प्रॉफिट भी हुआ हो और कुछ पैसा बांटा हो। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई 2 लाख से। 100% ऑफ अ करंट असेट हैव आल्सो इंक्रीज बाय 4 लाख। इट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ अ वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म बाय कितना? 2 लाख, विच हैज बीन फाइनेंस्ड बाय द इंक्रीज इन अ लोन। अब करंट असेट बढ़ा है, करंट लायबिलिटी भी बढ़ी है, तो आपने लायबिलिटी बढ़ाई और आपके असेट भी बढ़ा है। और अगर असेट में बढ़ोतरी लायबिलिटी की बढ़ोतरी से ज्यादा है, तो ज्यादा का पैसा आया कहां से? जो आपने लोन दिया। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, पर फिर भी आपको चैप्टर अगर दिया है तो ये एनालिसिस आपके समझ में आना चाहिए। इस तरह के कमेंट आपको आगे चल के सीए फाइनल वगैरह जैसे कोर्सेस में करना पड़ता है, जहां आप एनालिसिस करके उस पर अपना कमेंट देते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कौन सा? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। होमवर्क मार्क कर सकते हो। चलो फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करते इस चैप्टर को खत्म करते हैं। एब्सोल्यूट चेंज मतलब करंट ईयर का फिगर माइनस प्रीवियस ईयर का फिगर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय क्या? प्रीवियस ईयर। कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, टोटल फंड अवेलेबल। और इनकम स्टेटमेंट के लिए नेट सेल के परसेंटेज में निकालना होता है, और बैलेंस शीट में टोटल असेट या टोटल लायबिलिटी के
कंपैरिजन में। रेशो एनालिसिस के फार्मूले हमें पता है, करंट क्विक असेट, करंट असेट, इनकम स्टेटमेंट के ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, कहीं पूछा ही नहीं है, पता है क्या आपको? फार्मूला दिया है पर क्वेश्चन नहीं है, निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉजिक क्लियर रहा तो क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा। नेट प्रॉफिट रेशो भी दिया हुआ है। अब आते एक्सरसाइज 9 पे, बताते फटाफट आंसर। बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ अ ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? प्लग किया सर उधर फॉर्मूला में प्लग किया। ये माइनस चाहिए, नहीं तो यहां पे ब्रैकेट कर दो, एक ही बात। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, वैसे जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट रेशो हमेशा ऑपरेटिंग रेशो की इक्वल नहीं रह सकता क्योंकि वो एक्सपेंस का रेशो है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं रहता है, करंट रेशो के बराबर भी नहीं रहता है। ये फॉर्मूला, ये सब ऑप्शन गलत है। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये ऑप्शन में नहीं बैठता है। मैं तो नहीं मानता कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही है। ये चारों ऑप्शन काट लेने चाहिए आपको। अच्छा सुनो, कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए क्या चाहिए? कॉमन बेस, हाँ एक कॉमन बेस चाहिए। बिल पेएबल क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट रेशो कितना होना चाहिए आइडियली? 2:1 अच्छा माना जाता है। 2 रुपए की असेट्स है तो 1 रुपए की क्या होनी चाहिए? लायबिलिटी। फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्रेडिटर आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो, आपका क्रेडिटर क्या चाहेगा? आपकी लिक्विड रेशो को या लिक्विडिटी को देखना चाहेगा। ये अगर ज्यादा अच्छा रहेगा तो क्रेडिटर को विश्वास रहेगा कि वो आपको उधार देगा तो उसको समय पे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अगर आपका करंट रेशो 2:1 या इससे ज्यादा फेवरेबल है, 3:1, 4:1 है, 5:1 है, तो क्रेडिटर आपको उधार देने से क्या नहीं करेगा? परहेज नहीं करेगा। उसको लगेगा कि आपके करंट असेट्स बहुत है और उसकी तुलना में आपकी करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो आप उसका पैसा समय पे दे पाओगे। पर अगर एडवर्स हो जाए, आपका करंट रेशो ही 1:2 है, 1:3 है, 1:2 क्या है? 4 है, या 1:2 क्या है? 5 है, तो आपको उधार देने वाले क्रेडिटर को चिंता जरूर होगी कि आपको वो उधार देगा तो आप पैसा चुका भी पाओगे या नहीं। एक वर्ड बताइए, द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट पीरियड। क्या करते हो आप? कंपेरेटिव, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बात हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ये होगा आपका कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। द रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। कौन सा रेशो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेजर क्या? प्रॉफिटेबिलिटी। इसको बोलेंगे हम इनकम स्टेटमेंट रेशो। हम इनकम स्टेटमेंट के रेशो को क्यों क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं? ताकि हम उनकी क्या मेजर कर पाए? प्रॉफिटेबिलिटी। पीछे क्या आंसर दिया है देख लो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख लो, वो भी गलत नहीं है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ क्रिटिकल इवेल्युएशन, चलेगा। ए पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। देखो चेक करके बताओ। रेशो, an asset which can be converted into cash immediately, current assets or liquid assets, ठीक। the ratio measuring the relationship between net profit and the ownership capital employed, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? नहीं, एक बार देख के बोलो।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड यूज किया है, इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया होता तो क्या बोलते हैं आप? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन फॉर टू डिफरेंट पीरियड और प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। कंपेरेटिव क्या? बैलेंस शीट ही क्यों? कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं? हाँ, क्या वर्ड यूज हुआ यहाँ पे? फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये आता है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कैश फ्लो में था ना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। द रेशियो दैट इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक असेट एंड करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो। वैसे तो यहाँ पे क्विक असेट और क्विक लायबिलिटी होना चाहिए, पर इन मोस्ट ऑफ द टाइम इफ देयर इज नो बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो के पीछे पर द रेशियो दैट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन क्विक असेट एंड करंट। अच्छा हाँ, तो लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो एक ही है ना? अरे बाबा ऐसे क्यों करते हो यार? कुछ लोग क्विक रेशियो बोलते हैं, कुछ लोग लिक्विड। इससे भी ज्यादा एक टफ रेशियो होता है, उसको एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, फॉल्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल बट नॉट ए रेमेडी। हाँ, एक टूल है, कोई समस्या का उपाय थोड़ी है। आपकी समस्या एनालिसिस करने से सॉल्व होगी क्या? नहीं। एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। रेमेडी थोड़ी है। परचेस ऑफ फिक्स असेट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फॉल्स। इट इज अ इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, तो ये फॉल्स है। डिविडेंड पेड इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड, ट्रू है। डिविडेंड पेड इज अ एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। जब आप डिविडेंड पे करते हो तो पैसा जाता है, तो ये एप्लीकेशन है फंड का, ये सोर्स नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द नेट सेल्स, वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ नेट सेल पे थोड़ी ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड करता है, कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आपका ओपनिंग स्टॉक, आपका परचेस, आपके टेक्निकली आपके ऑपरेट सीओजीएस पे डिपेंड करता है। अब इस पे सही बोले या गलत बोले समझ में नहीं आता। क्या दिया है इन्होंने आंसर? पता नहीं कैसा है, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हाँ, नेट सेल पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल का होना जरूरी है। फॉल्स तो नहीं बोल सकते इसको, फॉल्स नहीं बोल सकते, तो क्या हुआ? ट्रू हुआ। पेमेंट ऑफ कैश अगेंस्ट परचेस ऑफ स्टॉक इज द यूज ऑफ फंड, यस ट्रू। पैसा यूज कर रहे हो ना आप। रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन। अरे इंट्रा फर्म होता है, आप अपनी ही फर्म का अपने ही फर्म के साथ क्या कर रहे हो? कंपैरिजन। इंट्रा फर्म थोड़ी, इंटर फर्म मतलब एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ। पीछे क्या आंसर दिया? ट्रू दिया है। ये भी हो सकता है, ट्रू क्यों है इसका भी रीजन है। आप देखते हो कि भाई आपका जीपी रेशो, आप भी सीमेंट बनाते हो, दूसरी कंपनी भी क्या बनाती है? सीमेंट। आपका जीपी रेशो अगर 12% है और उनका 20% है, तो आपको चिंता तो जरूर होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, कहीं हम महंगा तो नहीं खरीद रहे और वो लोग सस्ता तो नहीं खरीद रहे, कहीं हम सस्ता तो नहीं बेच रहे और वो लोग महंगा तो नहीं बेच रहे। क्वाइट पॉसिबल। तो आप आपके रेशियो एनालिसिस का उपयोग दूसरे फर्म के साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए कर सकते हो। अगला क्या है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट, ट्रू है। एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट या डिपॉजिट किया है, तो ये कैश के बराबर ही होता है। एक्टिविटी रेशो रेशोस, टर्नओवर रेशोस आर दी सेम। देखो क्या आंसर क्या दिया। वैसे टर्नओवर रेशो तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, फिर भी सवाल डाल दिया। एक्टिविटी मतलब आपका टर्नओवर है ही नहीं, एक्टिविटी रेशो आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है। नहीं तो स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो जैसे काफी सारे रेशो होते हैं।
करंट रेशो मेजर्स द लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस, ये ट्रू है। रेशो एनालिसिस मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशियंसी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ बिजनेस, ट्रू है। यूजुअली करंट रेशो शुड बी 2:1, फॉल्स है। ये आइडियली क्या होना चाहिए, 2:1। एक सेंटेंस में आंसर करोगे, मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, देख देख के लिख लोगे। स्टेट 3 एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो, पैसा आता कहां से, कुछ भी लिख सकते हो। स्टेट 3 एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो है, पैसा आता कहां से है, 3 एग्जांपल देने हैं। पैसा जाता कहां पे, 3 एग्जाम। पैसा आता कहां से, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, बोरोइंग द लॉन्ग टर्म लोन से। पैसा जाता कहां कहां पे है, परचेस ऑफ फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पेड। कोई भी 3 एग्जांपल लिख। गिव द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। गिव द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या सेल्स माइनस क्या, सीओजी। कोई भी लिख सकते हो। स्टेट एनी 3 एग्जांपल ऑफ करंट असेट, लिख सकते हो। गिव द फॉर्मूला ऑफ करंट असेट, लिख सकते हो। फॉर्मूला ऑफ क्विक असेट, लिख सकते हो। फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लिख सकते हो। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ क्या, एवरेज स्टॉक, ये नहीं पता होगा तो मैं लिख देता, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अमर ट्रेडर्स प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। होमवर्क मार्क कर देते, अरे करते क्या, संडे आ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग, परसों है ना तो मंडे को देखूंगा ये सब। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट अल्फा लिमिटेड कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, इसको भी क्या मार्क करो, होमवर्क मार्क। थर्ड नंबर भी क्या मार्क करेंगे आप, 2 दिन दे रहा हूं होमवर्क को। फोर्थ भी होमवर्क, फिफ्थ भी होमवर्क, 6, 7, क्या बात कर रहे हो, 9, 10, 11, वो तो एक्टिविटीज भी बाकी है आपकी 1-2, वो भी करनी है। यो हनी सिंह, ऑल 17 क्वेश्चन, ऑल। कल 1 घंटे के लिए आना है, सिर्फ छुट्टी के बराबर है। सी यू ऑन, हर्षित को बोला, सी यू ऑन मंडे विथ होमवर्क डन। कौन सी खुशी में छुट्टी है, कल सगाई है क्या मेरी। चलो ठीक है, सी यू टुमारो।